हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज से हम यूपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि मेंस के जितने भी पीवाईक्यू हैं उसे हम एक एक साल करके डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको के एग्जाम में किस प्रकार के पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उन्हें देख करके स्वयं खुद लिखने का प्रयास प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे आप ग्रेजुअली धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि आपका पीवाईक्यू कवर होता जा रहा है। बस आपको देखना है कि मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ और उसी को आपको एक बार अपने से लिखने का प्रयास करना है। आप सभी जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपका जो मेंस वाला पोर्शन है वो एकदम बेहद मजबूत होना चाहिए। जिसने मेंस सही से कर लिया उसका उसकी इंटरव्यू कॉल उसकी सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम आना फिक्स है। आइए हम आज से इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और आप सभी को इस सीरीज का बहुत बहुत लाभ उठाना है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। यूपीएससी मेंस क्रैक करने की एकमात्र सहयोगी कुंजी क्या है? मेंस पीवाईक्यू। मेंस पीवाईक्यू से आपको एक ट्रेंड एनालिसिस का पता चलता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी के बेसिस पे आप उनका सभी का प्रिपरेशन जारी रखते हैं। एकमात्र ब्रह्मास्त्र है आपकी यूपीएससी पीवाईक्यू। आप अपने तैयारी में निरंतरता बनाए रखें। निरंतरता ये सफलता की एकमात्र कुंजी है। कठिन परिश्रम निरंतर रखें। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा और 3 दिन रेस्ट लिया या 4 दिन पढ़ा या 3 दिन रेस्ट लिया, ऐसी स्ट्रेटजी मत अपनाइए। आप निरंतर प्रयास करें। हाँ, ये जरूर है कि 10 से 15 दिन के बीच में जब भी आपको लगे आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं आज 2013 मेंस के क्वेश्चन को। पहला आपका क्वेश्चन है, भगवान किसी भी शुभ काम करने के पहले हमारे सनातन धर्म में श्री गणेश जी को ध्यान किया जाता है। तो मैंने लिखा भी है श्री गणेशाय नमः। और आइए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से जो 2013 मेंस में आ रखा है। 2013 में एक्चुअली में 3 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन ये है और आगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो 2013 में एक क्वेश्चन आया था, अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, व्याख्या की है। अब इसमें आपको पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है भाई, हम लिखेंगे क्या जाके। क्वेश्चन आपको देखना है क्या बोल रहा है कि अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी जो है वो आधुनिक भारत की नींव रखते हैं, उसकी व्याख्या करना है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को लिखने के 3 पार्ट होते हैं, 3 पहलू होते हैं। एक इंट्रो होता है, एक मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी, और एक होता है कॉन्क्लूजन, या इसी को हम हिंदी में बोलें कि प्रस्तावना, मुख्य भाग एंड निष्कर्ष। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के बारे में भाई लिखना है और वो इसमें किस प्रकार से आधुनिक भारत की नींव रखी है उसके बारे में लिखना है। तो हम सिंपल सा एक इंट्रो अपन दे सकते हैं लॉर्ड डलहौजी को लेकर के। लॉर्ड डलहौजी को लेकर देंगे, क्या देंगे, ये पहली बात कि 1848 से 1856 तक क्या बना, ये गवर्नर रहा। पहला पॉइंट अपन ये ले सकते हैं। फिर लिख सकते हैं कि ये वन ऑफ द योग्य गवर्नर रहा। साम्राज्य विस्तार का इसने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा, ठीक है। और चौथा पॉइंट अपन ले सकते हैं कि सृजनात्मक क्षमता के बल पर मॉडर्न इंडिया की मतलब आधुनिक भारत की इसने क्या रखी, नींव रखी। अब मैं इसमें आप देख रहे होंगे कि मैं इसमें लॉर्ड डलहौजी के सकारात्मक पॉइंट ही बता रहा हूँ। सकारात्मक पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्न में ही ऐसा पूछा है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रकार आधुनिक भारत की नींव रखी। तो हमें इसमें सकारात्मक पॉइंट को लेकर ही चलने होंगे और ये कुछ कुछ टॉप पॉइंट कॉमन है। तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या कि 1848 से 1856 तक ये गवर्नर रहता है, वन ऑफ द योग्य गवर्नर रहता है। साम्राज्य विस्तार का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं खोया। और चौथा क्या कि इसने सृजनात्मक क्रिएटिविटी माइंड के साथ क्या रखा, आधुनिक भारत की नींव रखी। ये आपका इंट्रो पोर्शन हो गया, दमदार पोर्शन भाई। अब आते हैं भैया बॉडी में, मुख्य भाग में क्या लिखोगे आके। मुख्य भाग में वही लिखता है आदमी जो क्वेश्चन पूछा गया रहता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एक्चुअली में क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि इसने आधुनिक भारत की नींव कैसे रखी। तो आधुनिक भारत में आप देख रहे होंगे भैया रेलवे चल रहे हैं, डाक पत्र चल रहे हैं, और आपका जो सरकार खर्च कर रही है नहर पुल ये सब बनवाने में। तो उस समय भी कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी सरकार वहां से अडॉप्ट की हुई है। तो आपको सिंपल, आप पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें उन्होंने रेलवे का विस्तार किया, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का विस्तार किया। अब आपको कुछ फैक्ट लेके चलने हैं, फैक्ट 2 ले आप डाल दो।
ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा, पीसीएस का प्रीलिम्स हो या मेंस हो, पीसीएस का, या यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या यूपीएससी का मेंस हो। तो आप फैक्ट डालें। क्या है कि 1853 में इसने बॉम्बे टू थाने क्या चलाया, रेल चलाई। दूसरा 1854 में चलाई कोलकाता से रानीगंज। इन दो पॉइंट को आपको याद रखने हैं। अब देखो भैया, रेल जब चलेगी कोलकाता, बॉम्बे से कलकत्ता जाएगी रेल, तो क्या होगा, यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जाएंगे ही जाएंगे। बॉम्बे टू लोग कहाँ जाएंगे, थाने जाएंगे। जब बॉम्बे टू लोग थाने जाएंगे तो क्या होगा इससे, यहाँ के लोग जब यहाँ गए तो यहाँ के विचार यहाँ जाएंगे, यहाँ की संस्कृतियाँ यहाँ जाएंगी, यहाँ के सामाजिक प्रभाव यहाँ जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, लोगों को भारतीय भूभाग जो होगा क्या हो जाएगा, एक सूत्र में बन जाएगा, और भौगोलिक दूरियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सिंपल सी बात। तो आप रेलवे लाइन में 2 पॉइंट लिख दो। दूसरा आप लिख सकते हो शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार में आप ये लिख सकते हो कि वुड्स डिस्पैच आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, जो 1854 में आया था। वुड्स की अध्यक्षता में इसने क्या किया कि प्राइमरी और यूनिवर्सिटी जो मतलब विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में व्यापक योजना बनाई। आधुनिक शिक्षा की इसने नींव रखी। एंग्लो वर्नियर वर्नाकुलर स्कूल खोला। 3 प्रेसिडेंसी में इसने क्या किए, विश्वविद्यालय खोले। लंदन जैसे लंदन में विश्वविद्यालय थे, उसी के जैसे ही 3 प्रेसिडेंसी में इसने क्या खोले, स्कूल खोले। ये आप शिक्षा में 4 5 पॉइंट लिख दोगे। टेलीग्राफ में आप हेडिंग डालो, टेलीग्राफ में लिख दो कलकत्ता, पेशावर, बम्बई, मद्रास इत्यादि को टेलीग्राफ से जोड़ा गया। आपने पढ़ा होगा कि 1857 के जब सॉरी क्रांति हो रही थी, तब टेलीग्राफ ने बहुत सहयोग किया था अंग्रेजों को। कैसे सहयोग किया था कि लोगों को त्वरित सूचनाएं प्रसारित करने में, मतलब त्वरित हो जा रही थी चीजें। तो सूचनाएं जब प्रसारित हो जा रही थी तो लोग क्या हो जा रहे थे, उन सूचनाओं के माध्यम से उन्होंने क्रांति को की ओर दमनकारी नीति अपनाई। तो टेलीग्राफ का पॉइंट लिख सकते हैं। फिर आप आधुनिक डाक व्यवस्था, भाई आज डाक व्यवस्था है वो कहाँ से आई, तो ये 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ की थी। ठीक। फिर आप पांचवा पॉइंट मैंने बताया ना कि आज जो सरकार जो नहर, पुल, ग्रांट, टंक, ये सब रोड में बनवाने में खर्च पैसा कर रही है। ये क्या होता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है। इसमें क्या होता है, पब्लिक के लिए धन व्यय किया जाता है। तो ये भी आप वहीं से ले सकते हैं। छठवां जो पॉइंट है, वाणिज्य संबंधी सुधार। वाणिज्य संबंधी सुधार में क्या है, बंदरगाहों का विकास, रोड का विकास, ट्रकों का, मतलब ये सब का विकास, रोड और जितने भी वाणिज्य संबंधी सुधार हैं सब इसमें किए गए। ये सब जो है तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किए गए। तो आप एकदम सिंपल सा आपकी सोच रखना है कि क्या इंट्रो में लिखना है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में लिखना है, कब से कब तक गवर्नर रहा, ये जो पॉइंट है। रेलवे लाइन के बारे में लिख दो 2 लाइन, शिक्षा में सुधार लिख दो, टेलीग्राफ लिख दो, आधुनिक डाक व्यवस्था लिख दो, सार्वजनिक निर्माण व्यवस्था लिख दो, वाणिज्य संबंधी सुधार लिख दो। अब इसके बाद आप एक अच्छा सा कंक्लूजन करो, निष्कर्ष दो। निष्कर्ष में आप ये करो निष्कर्ष में आप ये करो कि इसमें जो है तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि हालांकि डलहौजी के ये कार्य क्या थे, औपनिवेशिक हितों से प्रेरित थे। सही बात है भाई, औपनिवेशिक हितों से प्रेरित तो थे, बिल्कुल सही बात है। अब औपनिवेशिक हितों से प्रेरित कैसे थे, क्योंकि ये जितने भी कार्य हो रहे थे ये जनता के हित के लिए नहीं हो रहे थे। हालांकि उससे जनता का हित हो रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन जो प्राथमिकता थी, प्राथमिकता किसकी थी भाई, प्राथमिकता थी अंग्रेजों की, प्राथमिकता अंग्रेजों की थी। बट ये मॉडर्न, किंतु ये आधुनिक भारत की नींव रखने में बहुत ही प्रेरित हुए। ये आपका एक पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको एक बार और इस वीडियो को देखना है, इस पहले क्वेश्चन को आई मीन, और फिर आपको एक इसी कॉपी में या फिर किसी भी कॉपी में आप ये नोट करिएगा और अपने से लिखने का प्रयास करिएगा। आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आयु, लिंग तथा धर्म के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रही, विवेचना कीजिए। अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बोलना क्या जा रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें जो भारतीय महिलाएं थी वो आयु, लिंग, धर्म ये सब के बंधनों से मुक्त होकर के इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। मतलब उन्होंने आयु में देखा, कोई बूढ़ा कूद जा रहा है, मतलब कोई आई मीन कोई वृद्ध महिला कूद जा रही है, तो कोई कम उम्र की महिला कूद जा रही है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। लिंग, अपने लिंग को ध्यान नहीं किया कि हम भाई पुरुष पुरुष ही आंदोलन में, स्वतंत्रता में, संग्राम में भाग लेंगे, महिलाएं नहीं भाग लेंगी। तो उन्होंने लिंग को नहीं देखा, भाई हाँ हम महिला हैं, हम भी कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर होगा आपसे। धर्म, जैसे उस समय समकालीन भारत में, उस समय जो तो भारत में बहुत सारे लोगों के धर्म
अभी भी बटी हुई हैं, लेकिन उसमें और जातियां, उपजातियां, धर्म और बहुत ही व्यापक हिस्से में बटे हुए थे। तो लोगों ने अपने धर्म से भी ऊपर उठ करके अपनी एकता को बनाए रखा और एकता पूर्वक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। अब इसका विवेचना आपको करना है, तो इसकी विवेचना के लिए आपको एकदम फैक्ट कुछ कुछ याद रखनी चाहिए। तो कैसे, जब आप बार बार बुक पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि हमको क्या लिखना है इस क्वेश्चन में। आइए एक देखते हैं एक प्रारूप। इंट्रो में आप क्या लिख सकते हैं? इंट्रो में ये लिख सकते हैं भाई कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का वर्णन महिलाओं के बिना अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है, पहला पॉइंट। क्या बढ़िया लाइन लिखी है। सामाजिक रूढ़ियों एवं कुरीतियों के बंधन के बावजूद प्रत्येक वर्ग, धर्म, जाति, विचारधाराओं की महिलाओं ने घर की चहारदीवारी से निकलकर हिस्सा लिया। एकदम दो पॉइंट एकदम क्या बढ़िया लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के बिना अधूरा है। सही बात है भाई, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में मात्र पुरुषों का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिना महिलाओं के हम उसकी चर्चा ही नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा कि जो उस समय रूढ़ियां चल रही थी, रूढ़ियां इन द सेंस कि जो भी कुरीतियां चल रही थी कि लोग जो है तो रूढ़िवादी विचारधारा से प्रेरित थे, उस सबसे ऊपर उठकर महिलाओं ने जो है तो हिस्सा लिया। अब मेन बॉडी में आप क्या लिखोगे? मेन बॉडी में देखो, क्वेश्चन में एक जिक्र आया है, क्या क्या जिक्र आया है? वर्ग का जिक्र आया है, जाति का जिक्र आया है, धर्म का जिक्र आया है, हाँ धर्म का जिक्र आया है, ऐसे कुछ आया है। हाँ, आयु का जिक्र आया है, लिंग का, धर्म का, आयु का भी आया है। ओके, तो आप कुछ लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन ये जो 4 पॉइंट है ये आपके मुख्य भाग में आने चाहिए। कैसे आएंगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे अमीर और गरीब दोनों वर्ग ने हिस्सा लिया। लक्ष्मीबाई, हजरत महल, ये सब कहाँ राजमहल के हैं ये पार्ट थे, मतलब राजमहल से ये लोग संबंधित थे। और इसके साथ साथ कोठों पर काम करने वाली गणिकाओं ने भी काम भाग लिया। दूसरा पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, ये तो 1857 का हो गया। विजय लक्ष्मी पंडित, भारत छोड़ो आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू समृद्धशाली वर्ग से आ रहे थे और मातंगनी हजारा गरीब वर्ग से आ रही थी। ये आपका जो है तो गरीब और अमीर, गरीब एंड अमीर दोनों वर्गों ने भाग लिया। ओके, दोनों वर्गों ने भाग लिया। पहला पॉइंट ये है कि अमीर और वर्ग, गरीब दोनों वर्गों ने भाग लिया। तो आपको इसको याद करते चलना है, ये आपके प्रीलिम्स में भी बहुत ही काम आएंगे। क्या 1857 में किसने? लक्ष्मीबाई, हजरत महल ने, राजमहल से संबंधित थी महिलाएं थी, और कुछ जो महिलाएं कोठों पर काम कर रही थी उन्होंने भी काम किए। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करूं मैं अगर, तो विजय लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित और कमला नेहरू समृद्धशाली वर्ग से आ रहे थे और मतंगनी हजारा लोग कहाँ से आ रहे थे? गरीब वर्ग से आ रहे थे। इन दोनों ने इसमें भाग लिया। अब दूसरा पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं इसमें कि धर्म एवं आयु में इससे बंधन है। मैंने बोला ना कि पहले आप वर्ग को लिखो, फिर आप धर्म और आयु दोनों को लिखो। ये चारों पॉइंट आपके एग्जाम में आने, मतलब आंसर में आने चाहिए। तो धर्म और आयु में आप क्या लिख सकते हो भाई? तो बेगम साफिया, अब्दुल वजीद, रेहान तैयब जी, मैडम भीखा जी कामा, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचरिता कृपलानी। अब देखो इसमें जो है तो अलग अलग धर्म के लोग, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और बाकी अल्पसंख्यक भी हैं। सब जो हो तो इसमें जो है तो पार्ट ले रहे हैं। ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है। मैंने तो कुछ नहीं बोला भाई कि हाँ बेगम साफिया, अब्दुल वजीद याद कर लो, रेहान तैयब याद कर लो, जो कि याद ही हो जाता है आसानी से। आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को का आंसर। मैडम भीखा जी कामा, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचरिता कृपलानी। एंड अब ये था धर्म के बारे में। अब इसमें मैंने बता दिया आयु के बारे में। आयु के बारे में मैंने ये बोल दिया कि रानी गाइदुनिल्लु ये 14 साल में जेल चली गई थी और भोगेश्वरी फुगनानी ये 60 साल में जेल चली गई थी। तो इसमें आयु का भी कोई वो नहीं है, आयु से भी महिलाएं ऊपर उठी। ये पॉइंट आपको एकदम हाईलाइटेड पॉइंट में एग्जाम में लिख के आने हैं, यही आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, आप लिख सकते हो सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, अहिंसा का आंदोलन था इनका। और कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कल्पना दत्त, इनका क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन था। ये अहिंसक आंदोलन, एक अहिंसक आंदोलन भी कर रहे थे, एक क्रांतिकारी आंदोलन भी कर रहे थे। तो अहिंसक आंदोलन कौन कर रहा था भाई? सरोजिनी नायडू कर रही थी, अरुणा आसफ अली कर रही थी। इस प्रकार से लोग अहिंसक आंदोलन कर रहे थे और कैप्टन लक्ष्मी पंडित, सहगल, कल्पना दत्त ये सब क्या कर रहे थे? क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे। ये आपका एक 3 पॉइंट है, इसमें आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं एक बार रिकॉल करते हैं अपन। आयु
कि मैंने बताया कि कुछ 14 साल में जेल चली गई और कुछ जो है तो 60 साल में जेल जाती हैं। मतलब ये चीजों को आप बैठाइए कि हाँ हम लिख सकते हैं। लिंग में हमने क्या बोला कि हाँ भाई महिलाओं ने पार्टिसिपेट लिया, भाग लिया इसमें। और धर्म, धर्म की बात करूं अगर, तो धर्म में भी विभिन्न प्रकार के, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी प्रकार के धर्म की महिलाएं जो हो तो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अमीर हो या गरीब दोनों पार्टिसिपेट करती हैं। लक्ष्मीबाई, हजरत महल, राजमहल, कोठों पर काम करने वाली मणिकर्णिकाएं। अब आपको ऐसे ही करके इसको पूरा लिख देना है। धर्म आयु में बंधन मुक्त, आयु में बंधन मुक्त, ठीक है, ऐसे हेडिंग बना करके। अब लास्ट में कंक्लूड आपको के ये करना है, कंक्लूजन में निष्कर्ष ये लिखना है आपको कि भारतीय महिलाएं न केवल स्वतंत्रता संग्राम में वरन वर्तमान में भी अधिकारों की प्राप्ति के लिए हर तरह के बंधनों को तोड़ते हुए संघर्ष करती हैं। एकदम सिंपल सा निष्कर्ष है कि भाई आज भी जो महिलाएं हैं, अगर उनके साथ कोई अत्याचार होता है तो वो भी बहुत सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ते हुए आज भी वो संघर्षरत है। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिखना है और खुद से लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इस साल का, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बहुत सारी विदेशी विदेशी जो थे वो भारत में बस करके यहाँ के आंदोलन में भाग लेते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा एनी बेसेंट का नाम, सत्यानंद स्टोक्स का नाम, कैथरीन का नाम, इस प्रकार से इन्हीं चीजों के बारे में लिखना है आपको। तो इंट्रो में आप क्या लिख सकते हो, एक अच्छा इंट्रो आप ये लिख सकते हो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के साथ साथ कुछ विदेशियों ने भाग लिया। बिल्कुल सही बात है। जिनमें से प्रमुख कौन कौन थी? इनी बेसेंट थी, सत्यानंद स्टोक्स थे, कैथरीन हेलमैन थे, मैडलिन स्लेट थे, नेल्ली सेन गुप्ता थे। अब इन्हीं का जो नाम है ना, इन्हीं को थोड़ा थोड़ा आप डील कर दो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे डील करना है। मेन बॉडी में मुख्य भाग में क्या लिखना है कि एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने क्या किया आपको पता है भाई, थियोसॉफिकल सोसाइटी के उदय से भारत आई थी, बट प्रशासन की मांग से प्रेरित होकर के 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की इन्होंने। 2 पॉइंट है लिख दो कि एनी बेसेंट ने क्या किया था, होम रूल लीग की स्थापना की थी 1915 में। दीनबंधु एंड्रयूज ने क्या किया कि मिशनरी उदय से भारत आए। ये ब्रिटेन की अन्यायपूर्ण नीतियों से क्या थे, असंतुष्ट थे। जो ब्रिटेन की अन्यायपूर्ण नीतियां हो रही थी भारत में, उससे ये क्या थे, असंतुष्ट थे, और उसी के खिलाफ ये जो तो आंदोलन करते हैं, दीनबंधु एंड्रयूज। देन थर्ड पॉइंट सत्यानंद स्टोक्स के बारे में लिख सकते हो कि ये अमेरिकी नागरिक थे। अब देखो ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप मात्र ब्रिटेन से आए हुए लोगों का लिखो, विदेशियों का, विदेशी कहीं के भी लोग हो सकते हैं। तो ये जो कुछ लोग ब्रिटेन से भी आए थे और कुछ लोग जैसे सत्यानंद स्टोक्स लोग जैसे कहाँ से आए थे, अमेरिकी नागरिक थे। अमेरिकी नागरिक इन्होंने क्या किया, आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि 1920 के अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया सत्यानंद स्टोक्स ने। मीराबेन ने क्या किया कि सत्याग्रह व अहिंसा के विचारों का प्रचार किया था। सल्लाबेन सल्लाबेन क्या करती हैं, जो जेल गए व्यक्तियों के परिवार है उनकी देखरेख करती हैं। नेल्ली सेन गुप्ता क्या करते हैं कि अंग्रेज महिला है ना, ये क्या करते हैं कि बहिष्कार और असहयोग आंदोलन में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बहिष्कार आंदोलन और असहयोग आंदोलन में। अब एज अ कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट रही हैं और नेल्ली सेन गुप्ता रहे हैं। एनी बेसेंट और नेल्ली सेन गुप्ता जो है तो एक क्या रहे हैं, एज अ कांग्रेस अध्यक्ष रहे। तो ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसमें आपने कुछ नहीं लिखा, आपने बता दिया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने किसने भाग लिया था, एनी बेसेंट, सत्यानंद स्टोक्स, कैथरीन हेलमैन, देखिए अब सरलाबेन मीराबेन, आपको लग रहा होगा कि भैया सरलाबेन कैसे विदेशियों का नाम हो गया। तो सरलाबेन किसका नाम था, कैथरीन हेलमैन का नाम था। मतलब कैथरीन हेलमैन ने सरलाबेन नाम रख लिया था और मैडलिन स्लेड ने मीराबेन नाम रख लिया था। इस चीजों को आपको समझना होगा, ये समझ कब पैदा होगी, जब आप बुक पढ़ेंगे और पीवाईक्यू कुछ सांस देखते रहेंगे। ये इनको लिख करके इन्हीं को डील कर दो, 2 पॉइंट इसका लिख दो, 2 पॉइंट इसका लिख दो, 2 पॉइंट इसका लिख दो, 2 इसका लिख दो, 2 इसका लिख दो, उच्च प्रकार का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो आपको ये 3 क्वेश्चन मैंने आज बताए। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन आपका ये था आयुलिंग वाला, और पहला क्वेश्चन आपका ये था
कि अनेक प्रकार की लाल डलहौजी की नीति ने आधुनिक भारत की नीति कैसे रखी। 2013 के क्वेश्चन को के मेंस पीवाईक्यू को मैंने डिस्कस किया, जो भारतीय इतिहास के पोर्शन में आता है। तो आशा करता हूँ कि आप तीनों क्वेश्चन को आप स्वयं लिखने का प्रयत्न करेंगे और देखेंगे कि आप कितना लिख पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।